ऑपरेशन खिलाफत 1995 पार्ट 3। वज़ीर आज़म ने सारी बातें सुनी और फिर उनके अगले अहम मुलाकाती जनरल वहीद काकड़ से मुलाकात हुई। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को फ़ौजी अफसरान की गिरफ़्तारी की अपनी तरफ से ब्रेकिंग न्यूज़ दी, जो 2 ज़राए से पहले ही वज़ीर आज़म के पास पहुंच चुकी थी। ताहम किसी को ये ज़ाहिर न किया गया कि बेनज़ीर भुट्टो वो सारा कुछ जानती हैं। मुस्तनसर बिल्ला ने रिहाई के बाद 2008 में ऑपरेशन खिलाफत और जमहूरियत कुफर खिलाफत फ़र्ज़ है कि उन्वान से किताबें भी लिखीं, जो अब मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। फ़ौज की तरफ से कार्रवाई के नतीजे में मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला, 2 कर्नल और 38 दीगर अफराद को फील्ड कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में सज़ाएँ सुना दी गईं। कारी सैफुल्लाह अख्तर, मुफ्ती सईद और दीगर ने भी कैद काटी। ताहम सिविलियन होने के बायस उन दिनों उनका जनरल फील्ड कोर्ट मार्शल नहीं किया गया। मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी 2002 में रिहा हुए और 2009 में वफ़ात पा गए। एजाज़ सैयद कहते हैं कि मैं इनसे रावलपिंडी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकातें करता रहा। 5 अप्रैल 2015 को मैंने लाहौर में ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुस्तनसर बिल्ला से मुलाकात की। वो रिहाई के बाद तनहा कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उन्होंने अपने दस्तखत से मुझे किताब भी पेश की। वह अपने बीते कल पर तफसील से बात करने से गुरेज़ां थे। ताहम इस मुलाकात में हमारी गुफ्तगू उन्होंने जो हुई थी वो शाया करने से मना कर दिया। मुफ्ती सईदुल इस्लाम इस्लामाबाद के नवाह में मरी के रास्ते में अपना एक मदरसा कायम किए हुए हैं और वो भी इस मौजू पर बात करने से गुरेज़ा हैं। ये वही मुफ्ती सईद हैं जिन्होंने बरसों बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का पहले रेहाम खान से और फिर उनकी तलाक के बाद बुशरा बीबी से निकाह पढ़वाया था। कारी सैफुल्लाह अख्तर रिहाई के बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और दुबई वगैरह में रहे। वो पाकिस्तान के अलावा दुबई में भी गिरफ़्तार हुए थे। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की हलाकत के बाद उन्हें गिरफ़्तार करके पूछगिछ की गई। बाद अज़ां वो दोबारा अफ़गानिस्तान चले गए, जहां उनकी एक ड्रोन हमले में हलाकत की खबरें आईं। इस केस में सऊदी अरब में मुकीम सूफ़ी इकबाल का जिक्र भी मिलता है। ये वो सूफ़ी इकबाल हैं जिनकी तालीमात से तमाम फ़ौजी अफसरान मुतासर थे और उन्हें बगावत के बारे में न सिर्फ इल्म था बल्कि एक हद तक वो मशवरे में भी शामिल थे। ताहम किसी जगह पर उनकी गिरफ़्तारी या उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के बारे में किसी को कोई इल्म नहीं है। ना पता है कि वो आजकल कहाँ पे हैं। कर्नल लियाकत अली राजा भी सज़ा के बाद रिहा हो चुके हैं। इसी केस में सबक कर्नल अनायत और दीगर को सबूत ना मिलने पर छोड़ दिया गया था, लेकिन बाद अज़ां उन्हें फ़ौज से भी बर्खास्त कर दिया गया। कर्नल अनायत ने इंसाफ के असूल के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। अपनी किताब में मुस्तनसर बिल्ला लिखते हैं, हमारा फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल 31 दिसंबर 1995 को अटक में शुरू हुआ। मेजर जनरल जाहिद एहसान इसके सरबराह थे, जो माशाल्लाह बहुत ज़हीन और लायक जनरल थे। हमें सख्त सज़ाएँ दी, मगर अफसोस हमारे कोर्ट मार्शल के बाद उन्हें दिल का अर्जा हो गया और वो लेफ्टिनेंट जनरल ना बन सके। बाद में नादरा के पहले सरबराह बने। ये बात दुरुस्त है कि आमतौर पर हर हक़ाइक़ को दबाया और छुपाया जाता है या मसख़ कर दिया जाता है। हमारे बारे में हुकूमत वक्त और उस वक्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अब्दुल वहीद काकड़ साहब की पूरी कोशिश थी कि हम 4 अफसरों और कारी सैफुल्लाह को सरसरी फ़ौजी समात के बाद शूट कर दिया जाए। जनरल जहांगीर करामत ने नए चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा 10 जनवरी 1996 को संभाला। उनके दबाव की वजह से जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का मंसूबा कामयाब ना हो सका। जनरल जहांगीर करामत ने नए आर्मी चीफ़ का ओहदा 10 जनवरी 1996 को संभाला था। उनके दबाव की वजह से जनरल अब्दुल वहीद काकड़ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का शूट करने का मंसूबा कामयाब ना हो सका। कारी सैफुल्लाह अख्तर फ़ौजी ना थे, इसलिए उनका कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता था। इसलिए मजबूरन उनको रिहा कर दिया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 10 माह
جاری رہا۔ 30 اکتوبر 1996 کو ہمیں سزائیں سنائی گئیں اور مجھے 14 سال بامشقت پروانہ دے کر سینٹرل جیل بہاولپور پہنچا دیا گیا۔ حکومتی ذرائع ابلاغ میں ہم پر تواتر کے ساتھ ایک یہ الزام بھی عائد کیا جاتا رہا کہ ہمارا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا تھا۔ اندرونی بات یہ ہے کہ 1994 میں میجر جنرل ظہیر الاسلام عباسی مجھے مجبور کرتے رہے کہ اس انقلاب کی قیادت کروں اور میرے ماتحت کام کریں گے، حالانکہ وہ میجر جنرل اور میں بریگیڈیئر تھا، لیکن میرے لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ ایسے عظیم، شریف اور مومن اور پڑھے لکھے جنرل کی موجودگی میں قائد بنتا۔ انقلاب کے کامیاب ہونے کے بعد اسلامی نفاذ کے سلسلے میں اختلافات سے بچنے کے لیے ہم نے ایک منشور بھی تیار کر لیا جو مولانا محمد عبد القادر ڈیروی صاحب نے لکھا تھا۔ یہ ایک تقریر کی صورت میں لکھا گیا جو میجر جنرل ظہیر الاسلام نے سب سے پہلے کرنی تھی۔ یہی ہمارا مقصد تھا اور ہمارا منشور بھی۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مستنصر باللہ اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ افواج پاکستان میں بھٹو خاندان کی حکومت پسند نہیں کی گئی۔ 1974 میں بریگیڈیئر ایف بی علی اور راجہ نادر پرویز کا حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا اور ہم لوگوں کی کوشش بھی بے نظیر بھٹو کے خلاف تھی اور ہم میں سے کسی کو بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ سے ذاتی دشمنی نہ تھی، صلاحیتوں کے قائل تھے، مگر افسوس کہ ان کی یہ صلاحیتیں ملک کے بگاڑ میں ہی استعمال ہوئیں۔ ہم اکثر اوقات اٹک قلعے کی کوٹھڑیوں میں بیٹھے ہوئے کہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ہی مرد ہے اور وہ بے نظیر بھٹو ہے۔ مستنصر باللہ نے اپنی کتاب میں یہ بھی لکھا کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ سے اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ 1971 کی خانہ جنگی پاکستان کو توڑنے میں سب سے اہم کردار ذوالفقار علی بھٹو ہی کا تھا اور انہی کی وجہ سے ہماری فوج کی ہندوستان کی جیلوں میں اور انہی کی وجہ سے ہماری فوج کو ہندوستان کی جیلوں میں رہنا پڑا۔ ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ہندوستان کی امداد اس طرح کی کہ خالصتان نہیں بننے دیا۔ فوج کو ان سے یہ گلہ تھا کہ انہوں نے بھونڈے طریقے سے ملکی اور ہندوستانی وزیر اعظم راجیو گاندھی کو راز دیے۔ یہ صریحاً غداری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دوسرا ملک ہوتا، خواہ ہندوستان میں ہی ایسا ہوتا، تو ایسے لیڈر کو ایک دن بھی اقتدار میں رہنے نہ دیا جاتا بلکہ اس کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا۔ یہ تھی ساری رویداد خلافت آپریشن کی جو کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔